तो बाबा साहब के फाइनली लास्ट वीडियो में अब हम समझने की कोशिश करेंगे उनके खास करके व्यूज ऑन हिंदुइज्म, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और खास करके उनका व्यू अबाउट कांग्रेस। देखिए, बाबा साहब को एक पॉइंट पर आकर ये चीज़ तो क्लियर समझ आ गई थी कि उनको हिंदुइज्म से निकलकर बुद्धिज्म को इम्ब्रेस करना पड़ेगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये कोई केवल सिर्फ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बाबा साहब चाह रहे थे कि उनको करना है फ्रॉम हिंदुइज्म टू बुद्धिज्म, ये एक प्रोफाउंड एक्ट था पॉलिटिकल थियोलॉजी में। क्योंकि देखो, बाबा साहब ने हिंदुइज्म के अंदर चेंजेस लाने की बहुत कोशिश करी। उन्होंने पब्लिकली मनुस्मृति को भी जलाया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको ये समझ आ गया कि हिंदुइज्म में क्योंकि रिफॉर्म डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैसा हमने पहले भी एनालाइज किया कि उनका मानना था कि स्क्रिप्चर्स ही इनइक्वालिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो दलित्स को लेस ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं। तो इस केस में रिफॉर्म की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो उनकी डेथ से चंद महीने पहले 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को इम्ब्रेस किया। जब उन्होंने बुद्धिज्म को इम्ब्रेस किया तो उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म जो मैं इम्ब्रेस कर रहा हूँ, वो कोई एक रिलीजियन के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुद्धिज्म में हमें इक्वलिटी मिलती है, रैशनैलिटी मिलती है, कंपैशन मिलता है, डिग्निटी मिलती है। ये चीजें हैं। और उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म में क्योंकि कोई कास्ट नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई ऐसे टेक्स्ट नहीं है जो बेसिकली हायर लोअर कैटेगरी में आपको बांटते हैं। तो इस रीजन से उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिज्म को एक केवल और केवल स्पिरिचुअल लेवल के लिए प्लस पॉलिटिकल पावर के लिए, दोनों के पर्पज से इम्ब्रेस करता हूँ। दोनों के पर्पज से इम्ब्रेस करता हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक 1956 में मास कन्वर्जन सेरेमनी को भी ऑर्गेनाइज किया, और इससे एक न्यू मॉरल ऑर्डर को कंसेप्चुअलाइज करके क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश करी। क्योंकि उन्होंने इस पूरे कन्वर्जन के प्रोसेस में ये बोला कि भाई, जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है हिंदुइज्म का, वो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर ही बेसिकली इनहेरेंटली एंटीथेटिकल है लिबर्टी को लेकर, इक्वालिटी को लेकर और फ्रेटर्निटी को लेकर। तो इस रीजन से उन्होंने कहा कि हमें बदलाव की आवश्यकता है यहाँ पर। पहली बात तो इस कारण से है। अच्छा, बुद्धिज्म जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उसमें भी उन्होंने एक अपना न्यू वर्जन क्रिएट किया। कैसे? जैसे बुद्धिज्म में से उन्होंने रीबर्थ, कर्मा और रिचुअल्स जो थे उनको उन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया। रिमूव करके उन्होंने कहा कि भाई, हम सिर्फ बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे एज अ प्रैक्टिकल फिलोसफी। इस चीज को उन्होंने कहा कि भाई, दिस इज बेसिकली अ न्यू व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म। एंशंट इंडिया की क्लास में बुद्धिज्म जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको डिफरेंट व्हीकल्स ऑफ बुद्धिज्म बताए थे। ये अंबेडकर जी का अपना एक वर्जन ऑफ बुद्धिज्म था, जिसको उन्होंने इवेंचुअली बोला नवयाना बुद्धिज्म, जिसका सारा फोकस था सोशल एथिक्स पे। नवयाना बुद्धिज्म। इसी रीजन से आप देखिए कि एक स्कॉलर हैं, क्रिस्टोफर क्वीन। क्रिस्टोफर क्वीन ने ये बात बोली कि जिस तरीके से बाबा साहब ने बुद्धिज्म को री इंटरप्रेट किया यहाँ पर,
उसमें उन्होंने एक जस्टिस ओरिएंटेशन देने की कोशिश करी। और ये जस्टिस ओरिएंटेशन जो है ये लिबरेशन थियोलॉजी के ऊपर बिल्ट थी। क्योंकि वो क्या चाहते थे कि आदमी लिबरेट हो जाए। किस चीज से? किसी भी ऐसे फिलोसफी से जो रिचुअल्स में उसको इन्वॉल्व कर रही है। तो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में सोशल एथिक्स को प्रमोट करने के लिए नवयाना बुद्धिज्म का उन्होंने प्रमोशन यहाँ पर पहली बात तो किया। गेल ऑम्वेट कहती हैं कि यहाँ पर उन्होंने, बाबा साहब ने केवल रिलीजन को चेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने दलित्स को इस न्यू रिलीजन से एक न्यू आइडेंटिटी और एक न्यू डिग्निटी दी। और ये न्यू डिग्निटी इसलिए दी क्योंकि वो चाहते थे एक मॉरल सोसाइटी विदाउट कास्ट, जो उन्होंने यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करी। इसी तरीके से एलेनोर जीलट ने क्या बोला? उन्होंने ये बात बोली कि भाई बाबा साहब ने यहाँ पर दलित्स को ये बोला कि यू आर नॉट बॉर्न लो नाउ, यू आर ऑन अ पाथ ऑफ अ स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। नवयाना बुद्धिज्म को फॉलो करो तो आपको एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की न्यू जर्नी पे एम्बार्क करना है। और इस न्यू जर्नी में ऑल आर इक्वल। तो बाबा साहब ने इसको इस नजरिए से पेश करने की पहली बात तो कोशिश करी। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बाबा साहब के केस में हम एक चीज और जानते हैं। वो ये है कि बाबा साहब जो थे वो इंडिया की फ्रीडम को लेकर बहुत कमिटेड थे। पर वो कहते थे कि भाई मैं फ्रीडम मूवमेंट को जो है ना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले भी पिछले कुछ वीडियोस में भी ये बात चर्चा करके बताई कि बाबा साहब का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें चाहिए सोशल फ्रीडम। बाबा साहब कहते थे कि यार देखो दिक्कत क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए लड़ रही है, सोशल फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रही। तो वो एक इनकम्प्लीट फ्रीडम का टास्क लड़ रही है। इस रीजन से उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ अपर कास्ट हिंदूज को अपने साथ जोड़ना चाहती है। और उन्होंने कहा कि जब लो कास्ट हिंदूज के लिए कोई और लो कास्ट के लोगों के लिए कोई यहाँ पर स्वराज का मीनिंग ही नहीं है, तो फिर ऐसे स्वराज से हमें क्या लेना देना। तो ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ द कांग्रेस पार्टी एज सच, बिकॉज ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वराज लड़ा जा रहा है इस चीज से वो प्रभावित नहीं थे बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी भी नेशनल मूवमेंट का गोल होना चाहिए जस्टिस। और अगर नेशनल मूवमेंट का गोल जस्टिस नहीं है, अगर नेशनल मूवमेंट के सोल में जस्टिस नहीं है फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो वो इनकम्प्लीट है। इस रीजन से आप देखिए कि आशीष नंदी कहते हैं कि बाबा साहब जो थे वो एक प्लूरलिस्ट डिग्निटी सेंट्रिक इंडिया चाहते थे। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट के तहत जो इंडिया इवेंचुअली बना वो प्लूरलिस्ट बना। और इस प्लूरलिस्ट इंडिया में डिग्निटी कन्फाइन हो गई केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन। वो सोशल लेवल तक नहीं ट्रांसफॉर्म होके आ पाई जो बाबा साहब का ऑब्जेक्टिव था। लेकिन यहीं पर अगर आप देखो तो गेल ऑम्बिट भी यही बात को एम्फसाइज करती है। गेल ऑम्बिट कहती है कि देखो बाबा साहब वॉज नेवर अगेंस्ट नेशनलिज्म, ही वॉज नेवर अगेंस्ट नेशनलिज्म, बट ही वॉज अगेंस्ट व्हाट इज कॉल्ड एज फेक नेशनलिज्म विच ओनली बेनिफिटेड द अपर क्लास। तो वो चाहते थे एक बहुत डीप फ्रीडम जिसमें सोशल इक्वालिटी हो और ह्यूमन डिग्निटी हो। तो इन एनी वे वी विल नेवर से कि बाबा साहब वॉज एंटी नेशनलिस्ट।
फेमस टर्म है आज की डेट में, बट बाबा साहब के ऊपर ये टर्म नहीं यूज किया जा सकता अंडर एनी सर्कमस्टेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट बाबा साहब अम्बेडकर एंड हिज फिलोसफी। सो आई बिलीव इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ के बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी एरिया, स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं विद सम स्कॉलर्स। कंसोलिडेट करते रहिए, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, याद करते रहिए चीज़ों को। दैट इज़ द की। बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें और ये सारे थॉट प्रोसेसेस आपके दिमाग में नहीं होंगे, तो बस कागज पे लिखने से मेंस पास नहीं होता। और आंसर राइटिंग को लेके कई लोग उतावले होते रहते हैं, मेरे को मेल आते हैं, सर आंसर राइटिंग, अरे यार पहले कंटेंट तो देख लो कितना है। आप कंटेंट को प्रोसेस कर लो, ये आपके लिए 90% अचीवमेंट है। क्योंकि जिस दिन ये स्ट्रक्चर्स दिमाग में बैठ गए, स्कॉलर्स दिमाग में बैठ गए, उसके बाद लिखना मुश्किल नहीं है। पर मुश्किल लिखना तब होगा जब पता ही नहीं कि लिखना क्या है। तो पहले जो टास्क है उस पर फोकस करो। ठीक है जी। चलिए, कल कंटिन्यू करेंगे जी, अब हम नेक्स्ट कॉलर के साथ। थैंक यू।